हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंग्लिश के साथ बिहार बोर्ड 12th के बच्चों के लिए हिंदी की भी क्लासेस होती हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल आपको देगा बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, वेल प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि आप स्कोर कर सके अच्छे मार्क्स एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर चैनल पे जाकर। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना उसके रूल्स को कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो पीछे जाकर अपना प्लेलिस्ट को देखें, वहाँ गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर का होगा, वहाँ से आप पीछे के रूल्स को देख लें। टोटल 11 रूल्स पीछे हो चुका है। तो चलिए सब लोग को हेलो, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा इसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि हमारा टारगेट है कि बिहार का हर बच्चा अच्छे से पढ़े, जैसे पढ़े जहां पढ़े, लेकिन हम लोग को कोशिश यही है कि आप सबके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और देखने के बाद लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए आप क्या महसूस करते हैं इस वीडियो के बारे में, मेरा पढ़ाने का तरीका, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और याद रखें, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर दें, क्योंकि आपकी सजेशन हम टीचर्स को आगे बढ़ने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 12 किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। देखिए फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर क्या है, जो 12 नंबर है, ठीक है। फॉलोइंग वर्ड्स आर सिमिलर इन नेचर। देखिए मैंने यहाँ पे एक 16 वर्ड्स का लिस्ट तैयार किया है, 16 वर्ड का। तो क्या लिखा होगा कि फॉलोइंग वर्ड्स आर सिमिलर इन नेचर, मतलब जो 16 वर्ड मैंने लिखा है ये सारे के सारे क्या है? सिमिलर इन नेचर, यानी कि सब के सब एक वचन के शब्द है। याद रखिएगा। अब ये मत सोचना कि पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में ये 16 वर्ड ही सिमिलर है। यहाँ पे वो 16 वर्ड लिखे गए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम लेकर आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये 16 ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिखने को मिलेंगे, आपका मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो याद रखिए 16 वर्ड्स क्या है? सब के सब सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है। अब देखिए जो सिमिलर वर्ड्स है सारे, तो इनको तो आप देख लेंगे, याद रखेंगे। आप एक बार अच्छे से देख भी लेंगे तो आपको याद रहेगा, वहां देख के याद आ जाएगा, है ना। लेकिन अब याद क्या रखना है, मेन चीज यूज। देखिए 2 नोट मैंने लिखा है यहाँ पे आपके लिए। यूज सिमिलर वर्ब, आपको क्या करना है? सिमिलर वर्ब का यूज करना है विद एनी ऑफ द एवर वर्ड्स, है ना। मतलब ये जो ऊपर में 16 वर्ड्स है, इसमें से कोई भी वर्ड अगर एज ए सब्जेक्ट, क्या है कि अगर इस 16 में से कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड एज अ सब्जेक्ट आएगा आपके सेंटेंस के अंदर, तो इनके साथ यू हैव टू यूज सिमिलर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया एक वचन की लगेगी। इसको याद रखिएगा, पहला बात। सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको मालूम है कि आपके एग्जाम में वो 4 सेंटेंसेस होता है, चुनना होता है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो वहां पे भी हेल्प करेगा। आया है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, नेवर एट ACS, या देखिए डॉट डॉट किया हुआ, मतलब IES कभी लगता है, कभी VES लगता है, जो भी लगता है। तो ACS विद सच वर्ड्स, इसमें से किसी भी वर्ड के साथ यू डोंट हैव टू ऐड एस और ES, IES, VES, व्हाटएवर जो भी कंडीशंस हो। तो ये क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड सिमिलर हैं और इनमें आपको ACS IES नहीं लगाना है। कुछ बच्चे के सर पॉलिटिक्स तो लगा हुआ है, तो ये इसका तो ओरिजिनल है ना, इसमें अलग से थोड़ी हम ऐड कर रहे हैं। अब न्यूज में भी लगा हुआ है, देखिए न्यूज यहाँ भी लगा है, थोड़ी हम लगा दिए, ये तो इसका ओरिजिनल वर्ड है। ये मैंने क्या बोला कि इन वर्ड्स के साथ यू डोंट हैव टू ऐड, आपको इसमें ऐड नहीं करना है। तो देखिए क्या क्या समझे, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये जो स्क्रीन पे बोर्ड पे आपको 16 वर्ड दिख रहा है, ये 16 का 16 वर्ड क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है, एक वचन है। पहली बात क्लियर। अब क्या, अगर एक वचन है तो क्या, अगर इन 16 में से किसी का भी यूज किस रूप में हो रहा है? एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है? अपने सेंटेंस में वर्ब का यूज भी सिमिलर करना है। पहली बात क्लियर। और दूसरा जो ध्यान रखना है वो क्या है कि 16 में से कोई भी वर्ड अगर आए तो उसमें कभी ACS नहीं जोड़ना है, यानी कि इसका प्लूरल बनाने का कोशिश गलती से भी नहीं करना है। गलती से तो मिस्टेक करने वाला काम नहीं, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। मतलब देखो क्या है,
अब मतलब फर्नीचर है तो इन्हें कि फर्नीचर्स मत कर देना कभी कि फर्नीचर्स करते हैं, ढेर सारा फर्नीचर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो यहाँ पे एडवाइस है तो एडवाइसेस मत कर देना, है ना। मान लो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता है। दिमाग में तो बैठा लीजिए अच्छे से कि 16 में से किसी वर्ड के साथ आपको SES लगाकर कलाकारी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ये नेचर इनका यही रहता है क्योंकि ये सिमिलर है, इनके साथ वर्ब भी सिमिलर और इनके साथ SES कभी नहीं लगेगा। अब बात है कि सर 16 वर्ड जो है कौन कौन सा वर्ड, इसको समझाइए। देखिए इंफॉर्मेशन समझते हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी, सूचना, और जिसको जो हिंदी नहीं आता होगा अपना लिख लेगा, है ना। लगेज का मतलब होता है सामान, जैसे आप कहीं जा रहे हैं टूर पे तो लगेज बड़ी भारी हो गया यार, तो लगेज का मतलब क्या होता है, सामान। नॉलेज जानते हैं, शिक्षा, ज्ञान। न्यूज समाचार। डस्ट का मतलब धूल, कैसा होता है कोई चीज मान लो बोर्ड ही पढ़ा, इस पर नहीं पढ़ाएंगे तो धूल बैठ जाएगा तो फिर हमको साफ करना पड़ेगा, तो डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। क्लियर है, डस्ट का मतलब धूल। डर्ट मतलब गंदा होता है ना, डर्टी तो गंदगी, तो डर्ट मतलब गंदा। एडवाइस सलाह, क्या होता है, सलाह। पॉलिटिक्स जानते हैं, बिहार में है तो रग रग में बसे हैं, पॉलिटिक्स वाला कहानी है। तो पॉलिटिक्स क्या था, राजनीति। ट्रैफिक यातायात, बिहार में तो इसका भी कुछ कहना नहीं है भैया, है ना। ट्रैफिक कब कहाँ फंस जाओ कोई भरोसा नहीं, इसलिए एग्जाम सेंटर पे अगर लिखा हुआ है कि पहुंचना है 8:30 में तो तुम 8 बजे पहुंच जाओ, 7:30 पहुंच के बैठ जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य। देखिए आप लोग बोलते हैं ना आर्टिफिशियल सीनरी, नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक दृश्य, कृत्रिम दृश्य, तो सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य। ऐस मतलब राख, है ना, राख समझते हैं ना, चूल्हा का राख, कोयला का राख, लकड़ी का राख जो होता है। म्यूजिक जानते ही हैं, ममिया गई क्या, शर्मा गई क्या, वही गाना म्यूजिक। मनी जानते ही हैं, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा कमाइए, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी जानते ही हैं, एक पत्ता हिला नहीं कि काम खत्म। कॉफी जानते ही हैं, हॉट बेवरेज, गर्मा गर्म कॉफी। अब फर्नीचर वही क्या होता है, लकड़ी का सामान, कुर्सी, बेंच, टेबल, सोफा, आईना, जो भी ये सब। तो ये 16 का 16 क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है। नॉलेज के बाद ब्लैंक है पावर, नॉलेज पावर है, ऑप्शन में इज दैट। पॉलिटिक्स गैप नो इंटरेस्ट फॉर मी, ऑप्शन हैज है। ऑल माई लगेज गैप लॉस्ट वाज वर्क। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, तो तीनों का आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए आप सब लोग। अब ये क्या है, नॉलेज गैप पावर, यहाँ सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिमिलर यू हैव टू यूज सिमिलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो सिंपल तरीका बताएं, जिसके बारे में बात हो। नॉलेज गैप पावर मतलब क्या है कि जो नॉलेज है वो क्या है, पावर है, ताकत है, शिक्षा ही असली ताकत है। तो हम किसका बात करें, शिक्षा का नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे कहीं नॉलेज है ना, सिमिलर वर्ड है, तो इज और आर में सिमिलर कौन है, इज। पॉलिटिक्स गैप नो इंटरेस्ट, देखिए पॉलिटिक्स राजनीति, देखिए पॉलिटिक्स वर्ड है ना, यहाँ देखिए पॉलिटिक्स तो सिमिलर है। तो हैज और हैव में सिमिलर कौन है, ऑल माई लगेज, है ना, तो लगेज सब मेरा पूरा लगेज, लगेज का बात हो रहा है, लगेज क्या है यहाँ पे सिमिलर, तो वाज वर्ड में क्या है, वाज। तो चलिए फटाफट एक बार इस रूल को आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है कि दिक्कत है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। देखिए रूल नंबर 12 आपको क्लियर हो गया कि सारे वर्ड्स क्या है, सिमिलर, और उनके साथ वर्ब भी क्या लगाना है, सिमिलर। और दूसरा चीज उन वर्ड्स के साथ एस का भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि उनका नेचर क्या है, सिमिलर है। अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 13 की तरफ। काफी अच्छा रूल है, आप सबको लगभग मालूम भी होगा इसको शायद। देखिए क्या है, वर्ब ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज प्लूरल। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है क्या होता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसका जो वर्ब है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि हमेशा बहुवचन होता है। मतलब क्या समझे कि इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब होता है प्लूरल। ये तो बात समझ गए कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो उसका क्रिया क्या होगा, प्लूरल, यानी कि बहुवचन में होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुझे पहचानने आना चाहिए कि इंपरेटिव होता क्या है, तब तो हम उसका यूज करेंगे वर्ब प्लूरल। क्योंकि रूल क्या है कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। और जब तक अगर किसी को आता है तो कमेंट में इसको कमेंट कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे, वो होता क्या है।
तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का क्रिया होता है प्लूरल, ये पहला दिमाग में बैठा लो। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? आदेशात्मक वाक्य। अब देखिए मैंने नोट में हर कुछ, देखिए कुछ नहीं छूटेगा, ऊपर ऊपर नहीं निकलेंगे हम लोग, हर एक बात को क्लियर करेंगे, हर चीज को नोट करेंगे, ताकि कभी भी आप दोबारा देखें समझे तो आपको क्लियर हो जाए। क्या है इंपरेटिव सेंटेंस? सोज। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या दिखाता है, कैसे पहचानेंगे? तो ये सेंटेंस ऑर्डर यानी कि आज्ञा दिखाता है, कमांड भी आज्ञा है, दोनों। मतलब ऑर्डर क्या था? इंडिविजुअल एक दो आदमी के लिए, कमांड पूरा ग्रुप के लिए कमांड करते ना, तो कमांड ऑर्डर समझो कि आज्ञा दिखाना, आज्ञा देना है ना। रिक्वेस्ट जानते हैं, आग्रह, प्लीज मेरा ये काम कर दो, काइंडली ऐसे कर दो, वैसे कर दो, प्लीज ये मत करो, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एडवाइस, सलाह, जैसे हम आपको सलाह देते हैं कि यार पढ़ो, यार एग्जाम नजदीक आ रहा है, अच्छे से आप स्कोर करो, तो सलाह। यानी क्या समझे कि ऐसा वाक्य जो आज्ञा दिखाता, ऑर्डर कमांड वही आज्ञा है, रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह दिखाता हो, और एडवाइस यानी कि सलाह दिखाता हो। तो जब सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां पे ऑर्डर का बोध हो रहा है कि रिक्वेस्ट का है या फिर सलाह। तो जैसे आपने देखा कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सलाह है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव है। और जैसे आपने पकड़ा कि सेंटेंस इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल, बहुवचन। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब हमेशा प्लूरल क्यों होता है? बाकी में ऐसा कोई सख्त नियम क्यों नहीं है, या किसी में अगर है तो उसका कारण क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ उसको मैंने क्लियर किया। आपके मन में जो सवाल आएगा वो सब यहाँ क्लियर हो जाएगा, आने के पहले क्लियर है यहाँ पे। देखिए क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस का प्लूरल क्यों होता है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। याद रखिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस, देखो जैसे मान लो कि मैंने बोला सपोज, है ना, गो, गो लिखा हुआ है, ठीक है। तो गो मतलब मान लिया आपको मैंने बोला कि पढ़ो, स्टडी, रीड, कम, सिट। तो कहने का मतलब गो क्या है? एक ऑर्डर है कि जाओ। तो गो क्या दिखा रहा है? ऑर्डर। और जैसे मैंने बोला कि ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव। देखिए अभी आपने पढ़ा ना, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो गो क्या है? इंपरेटिव। देखिए गो क्या है? V1 है ना, V1 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो, देखिए V1 है ये, और आप जानते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। तो गो मतलब जाओ, जाओ क्या है? ऑर्डर। जैसे आपने पकड़ा कि ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव होता है। और इंपरेटिव का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू। यानी कि यहाँ पे यू क्या है? साइलेंट था, छिपा हुआ था। ये जो यू था यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। एक बात ये भी याद रख सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट यू हमेशा साइलेंट होता है, छिपा रहता है। अब देखिए यही भी एग्जांपल देखिए ना, प्लीज ब्लैंक हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया उसको एक गिलास पानी दे दो। अगर हम आपको बोले कि कृपया उसको एक गिलास पानी दे दो, तो किसको बोल रहे? आपको बोल रहे। अब देखो इसमें कोई पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सारा बच्चा, कोई बोलता है कि हिम है, कोई बोलता है ग्लास ऑफ वाटर है। हम क्या बोले? जिसका बात हो, जिसको कुछ कहा जाए, है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोले? प्लीज उसको एक गिलास पानी दो। किसको कह रहे हैं? यू को कह रहे हैं। मान लें कि हम बोले कि उसको एक गिलास पानी दे दो, हम थोड़ी बोले कि तुम पानी दो, आप पानी दो, तो आप समझ जाते हैं ना। हम बोले खड़े हो जाइए, तो आप खड़े हो जाइए। अरे आप लोग खड़े मत होइए, वीडियो देखिए भाई, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या समझे कि हम बोले प्लीज, है ना, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, तो आप बैठ जाओ, है ना, आप बैठ जाओ। तो कहने का मतलब आप छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ इसमें भी जो ये प्लीज वाला है, यहाँ पर भी क्या है? उसका भी सब्जेक्ट क्या है? यू है। इसमें भी क्या है? यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो याद रखिएगा। और आप सब रूल पढ़ चुके हैं शुरू में ही कि यू जो प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। तो देखिए प्लीज, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? गिव। और यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ब। एक बार देखिए फिर से आप समझा देते अच्छे से। सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट रूल नंबर 13 में आपको दिया गया कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव है, क्या है? इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। तो अगर सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि ये इंपरेटिव है, तो उसे वर्ब क्या यूज करेंगे? प्लूरल। अब बात है कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस इंपरेटिव है? तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब उस सेंटेंस में ऑर्डर दिखाया जाएगा, कमांड दिखाया जाएगा। देखिए ऑर्डर, कमांड दोनों का मतलब आज्ञा है, बस डिफरेंस ये है कि ऑर्डर इंडिविजुअल एक दो तीन आदमी वहां देते हैं, कमांड एक समूह को देते हैं। उसके बाद क्या था? रिक्वेस्ट, आग्रह, प्लीज मेरा ये काम कर दो, काइंडली मेरा ये काम कर दो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एडवाइस, सलाह, आप पढ़ाई करो, कोई गाड़ी चलाते ड्राइव करो, धीरे चलाओ, है ना। किसी को आप बोल रहे हैं कि भाई
आप उसको डिस्टर्ब मत करो, तो सलाह दे रहे किसी को। तो कहने का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आज्ञा देना, आग्रह करना और सलाह देना। और दूसरा कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। अब जो सवाल था कि सर आखिर ऐसा क्यों है कि इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब हमेशा प्लूरल क्यों होता है, तो उसका कारण यहाँ पे है क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू। और यू के साथ आप सब पढ़ चुके पीछे कि यू के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और याद रखिए कि जैसे आपने देखा प्लीज लगा हुआ तो रिक्वेस्ट हो रहा है, काइंडली लगा है तो रिक्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्क हार्ड एडवाइस दे रहे हैं, जाओ तो सलाह दे रहे हैं। तो इन सब में यू छिपा हुआ है। देखिए बताया ना, यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे यू छिपा हुआ है, यू वर्क हार्ड यहाँ छिपा, यू को यहाँ छिपा हुआ है। तो सब में सब्जेक्ट क्या है, यू है। याद रखिए इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू को छोड़ के कुछ नहीं होता है। तो क्लियर हो गया, ये प्लूरल होने का कारण यू है जो कि इसका सब्जेक्ट है। और हम लोग पहले भी इंडिविजुअली पढ़ चुके थे कि यू अगर एज ए सब्जेक्ट है तो यू के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आई होप कि 12 और 13 आपको क्लियर हो गया। एक बार अपने से पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हर कमेंट का जवाब मैं देता हूँ, है ना। अभी तक तो देता हूँ बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ते हैं। जो जितने ही बच्चे हैं उनको वेल हम लोग को सेटिस्फाइड करना है, अच्छा नॉलेज देना है। तो चलिए फटाफट नंबर 13 का देखिए कि इसमें कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए। तो आपको 13 नंबर रूल क्लियर हो गया इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है 14। 14 भी लगभग इंपरेटिव से मिलता जुलता ही रूल है, ध्यान से देखिएगा। द वर्ब ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज प्लूरल। देखिए मैंने क्या बोला, मिलता जुलता रूल है। मिलता जुलता का सेंस क्या है कि वहां पे इंपरेटिव था और यहाँ पे क्या है, ऑप्टेटिव है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या है, वर्ब प्लूरल है। इंपरेटिव सेंटेंस का भी वर्ब प्लूरल और ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो पहला बात यहाँ पे क्या समझना है नंबर 14 में कि अगर आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, अगर आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया तो आप सब बच्चों को ध्यान रखना है कि वहां पे वर्ब क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। क्या कहते हैं, इच्छा बोधक। जैसे इंपरेटिव था आदेशात्मक, इंपरेटिव देखा लिखा हुआ इच्छा बोधक वाक्य। तो याद रखना है कि अगर आपके सामने कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्या है, ऑप्टेटिव, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, वो प्लूरल यूज करना है। अब जैसा कि मैंने वहां बताया था कि इंपरेटिव के साथ वो प्लूरल, लेकिन पहचानने आना चाहिए। तो आप फिर से मैं बता दूं कि देखिए ऑप्टेटिव कैसे पहचानेंगे। तो देखिए लिखा हुआ इट शोज, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो क्या दर्शाता है, विश को, यानी कि इच्छा को। ब्लेस, आशीर्वाद, जैसे मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं एकदम दिल खोल के कि सब लोग एकदम टॉपर बने, खूब बेहतर पढ़े। कर्ष, बद्दुआ, है ना, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उस सब का नाश हो जाए। और प्रेयर यानी कि प्रार्थना, आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे खूब खुश रहे, मस्त रहे, खूब पढ़ाई करें, जीवन में खूब तरक्की करें, खूब सफल हो जाए। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गया, क्या एग्जाम्पल हो गया, ये सारा का सारा ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी देखिए नाम ही है इच्छा बोधक, जो इच्छा को दिखाए। तो इच्छा कैसा होता है, अच्छा चाहे बुरा। अब तुम लोग को आप बोलेगे तुम लोग खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, है ना, जीवन में खूब सफलता मिले, जो चाहे वो प्राप्त करो, पढ़ाई में अच्छा करो, सबकी सेवा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये सब मेरा इच्छा है पॉजिटिव। अब मेरा किसी का मन गुस्सा हो गया, कोई बीमार है, अपना कोई बीमार, तो आप क्या बोलते हैं कि भगवान के जल्दी ठीक हो जाए। कोई दुश्मन है तो बोलते हैं भगवान कोई नहीं, मर तो सरगल जाए, है ना, जल्दी पूरी बढ़ जाए, उसका काम खत्म हो जाए। तो बद्दुआ तो इच्छा का हर रूप है। तो जो सेंटेंस इच्छा, आशीर्वाद, देखिए विश का मतलब इच्छा, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, कर्स का तो अभिशाप, किसी को बद्दुआ देना। देख पर ऋषि मुनि हाथ में जल लिए, तूने ऐसे कहा ले तू पत्थर बन जाएगा, छू लो पत्थर बन गया, काम खत्म। बड़ा खतरनाक थे ऋषि मुनि पहले के। प्रेयर, प्रार्थना, बहुत गुस्सा लोग आता था ना। तो जो सेंटेंस से दिखा वो क्या होता है, ऑप्टेटिव। और एक और ऑप्टेटिव का पहचान क्या है कि इट टेक्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह एज अ पंक्चुएशन मार्क। मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में आपको कौन सा निशान मिलेगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। और तीसरा नोट देखिए, हर बात, 3 बात था, तीनों को लिख दिया। ये नहीं कि ऑपरेटिव अगर समझना है तो पीछे का वीडियो में जाकर देख लो, ये बात नहीं। आपको हर कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इसका पढ़ाई यहाँ हो रहा है तो इसका फैसला भी ऑन द स्पॉट यहीं पे होगा, है ना। नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। चलो कमेंट करो किसका डायलॉग है, नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। चलिए बच्चे कमेंट कर, थोड़ा पढ़ाई से हट के किसका ये डायलॉग है बताओ, देखते हैं कौन जीतता है।
और तीसरा क्या, इट स्टार्ट्स विद द मॉडल में। देखिए मॉडल आप सब जानते हैं कि मॉडल 13 होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर, डिड और मस्ट। तो उसी में से क्या है, मे है। तो ऑपरेटिव का एक तो पहचान हुआ कि होप कर्स ब्लेस्ड दिखा रहा है, दूसरा ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, और तीसरा इट स्टार्ट्स, ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, शुरू होता है किससे, मे से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, मे से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि समटाइम्स, कभी कभी, है ना, द मॉडल रिमेन्स साइलेंट। ये जो मॉडल में है ये साइलेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। कब तक छिपेगा, भिंडी बाजार में, कभी तो आएगा खंभे की आड़ में, है ना। मतलब क्या समझे, देखिए अब दो एग्जांपल है, एक और देखते हैं। ब्लैंक ही गैप सक्सेस, है ना, क्या लिखा है, गेट और गेट्स, ठीक है। अब देखो मे ही ब्लैंक लॉन्ग, अब तो यहाँ पे क्लियर देखिए, आप कह रहे ही लिव लॉन्ग, है ना, या लिव लॉन्ग, जो भी, उसका आयु लंबा हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हिंदी नहीं भी कर पा रहे तो आप पकड़िए ट्रिक से। देखिए शुरू में क्या है, मे है, क्या है शुरू में, मे, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। शुरू में क्या है, मे, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप आराम से पहचाने क्या है वो, ऑपरेटिव सेंटेंस है। और जैसे आपने पहचाना कि ऑपरेटिव है, तो ऑपरेटिव का वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल। और आप सब जानते हैं कि प्लूरल वर्ब का मतलब देखिए, तो V1 होता है प्लूरल, अब V5 होता है सिंगुलर। तो दोनों में V1 कौन है, लिव, और यहाँ पे क्या है, डाई। लेकिन अब देखिए आप लिखा हुआ था कि समटाइम्स, मुसीबत, यहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो बच्चा बच्चा बना लेगा। लेकिन कब अब इस टाइप का आ जाता है ना, तो ही ब्लैंक सक्सेस, तो बचा ही है, तो ही के साथ तो क्या होता है, सिंगुलर। तो चलो ही के साथ क्या भरते हैं, गेट्स भरते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। हम क्या बोला, हमेशा पूरा सेंटेंस पढ़िए। तो ही, यही टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें जो मे है वो क्या है, साइलेंट है, छिपा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो बन गया मिस्टर इंडिया, है लेकिन दिख नहीं रहा है ना। तो क्या समझे कि ही गैप सक्सेस, उसको सफलता का बात हो रहा है। और देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो समझो कि क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिव सेंटेंस। ही में नहीं, फिर भी छिपा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, ही गेट होगा। लेकिन जो लोग हड़बड़ाते हैं वो गेट्स भर देते हैं। तो रूल नंबर 14 क्लियर हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया रूल नंबर 12, 13 और 14, बेहतर तरीका से डिस्कस किया। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपना जो 14 तक है, तो नेक्स्ट पार्ट में 15, 16, 17 कम से कम 3 से 4, क्योंकि 3-3, 4-4 करने से क्या समझ में आ जाता है, और आराम से आपका ये टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम के लिए टाइम है, मेरा एग्जाम फेब में है, तो हम लोग हर टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लाइव क्लासेस में टाइम एंड टेंस चल रहा है, और इधर रिकॉर्डेड में हम लोग फिलहाल 2 सीरीज इंग्लिश का लेके आ रहे हैं। एक है सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट चल रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आता है 8-8 क्वेश्चन का रोज। उसके पहले हम लोग 4-4 लेके आए थे 25 दिन तक, और अब लेके आ रहे हैं हम लोग 8-8 क्वेश्चन। वहां भी शायद 10 हम लोग का हो चुका है, वहां पे अगले फिर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और चलेगा। फिर हम लोग उसके बाद 8 से 12, 14, 15 का कर देंगे सीरीज। और हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में आज के डेट में, मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त तक 2 या 3 वीडियो आ चुका होगा। ऑलरेडी 2 आ चुका है, एक सिलेबस का डिस्कशन और एक ऑब्जेक्टिव। तो अगला आपको मतलब कहने का सेंस है कि हिंदी का भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो आप सब जुड़े रहिए। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैंपियंस, जाते जाते लाइक को जरूर से दबा के जाइएगा कि लाइक, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़े, टेक केयर, और जब मस्त रहें, कहीं से कोई टेंशन न ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप एग्जाम में कर सके स्कोर कम से कम 90+। इसलिए क्योंकि हवाबाजी नहीं, जो संभव वही बात हम लोग करेंगे। कम से कम 90+ तो आपको लाना है, ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, किसी और से नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।